हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और मैं यहाँ आज आपके सामने आया हूँ डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपकी तैयारी करवाने के लिए 11th एंट्रेंस एग्जाम की। कौन कौन से स्कूल की, किस यूनिवर्सिटी के स्कूल्स की, भाई आपके सामने है। हम आपको तैयारी कराएंगे एएमयू, बीएचयू, जेएमआई 11th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम की। मैं मोहम्मद अनस खास तौर से आपको इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊंगा बायोलॉजी। मेरा ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है और मैंने यहां से एमएससी इन बॉटनी किया है। ठीक है, चलिए खैर, ये तो मेरा ताल्लुक हो गया और आप मुझे बहुत अच्छे से जान जाएंगे, कोई मसला नहीं है। चलिए अब हम अगली बात करें सिलेबस की। तो बच्चों, सिलेबस जो है वो क्रैश कोर्स हम चलाएंगे। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है? ये नहीं होता कि भैया हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, हम थोड़ा बहुत आपको पढ़ाएंगे और भैया ठीक है हो गया। नहीं, क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि हमने जो, यूं समझिए, जो टीचर्स हैं, टीचर एक एक्सपर्ट टीचर कब कहलाता है? वो तब कहलाता है जब उसे इस बात का अंदाजा हो कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो टॉपिक जो टीचर छोड़ ही नहीं सकता, जिससे देना ही देना है उसे सवाल। तो हमने इस सिलेबस में जो टॉपिक आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसमें हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको देखने हैं। कैसे देखने हैं? हमारी वीडियो आप देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो चैप्टर होगा हमारा, वो क्या होगा? लाइफ प्रोसेस। हम बात करेंगे किसके बारे में? लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स क्या है, जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, यानी कि न्यूट्रिशन, आप खाना पीना खाते हैं, ठीक है, कैसे खाते हैं। हम डाइजेशन की बात करेंगे कि खाना जब आप खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में जाएगा तो उस खाने का क्या हो रहा है, वो एनर्जी आपकी बॉडी से कैसे रिलीज हो रही है, मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी कैसे आ रही है, कैसे बन रही है। मैं जो खड़ा हूं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, ये किस तरह से हो रहा है, आखिर मेरी बॉडी में आखिर ऐसा क्या हो रहा है, कौन कौन से मैकेनिज्म चल रहे हैं, कौन कौन से जो प्रोसेस हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे प्रोसेस के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे अच्छे से। रेस्पिरेशन के बारे में, हम सांस ले रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, तो आप सांस क्यों ले रहे हैं भाई? आखिर सांस लेना इंपॉर्टेंट क्यों है इंपॉर्टेंट? ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के अंदर कि भाई क्या होता है रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। किस चीज का हम ट्रांसपोर्ट? भैया जो आपकी नसों में जो खून बह रहा है, ये क्या है? ये ट्रांसपोर्ट ही तो करा रहा है चीजों को। आप जब सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन है आपकी कहां जा रही है? फेफड़ों में जा रही है। फिर वो ऑक्सीजन कहां जाएगी? आपकी ब्लड कैपिलरीज में जाएगी। अब ब्लड कैपिलरीज में जाएगी तो वो ऑक्सीजन क्या है? उसे पूरी बॉडी में जाना है, यानी कि बॉडी के हर सेल में जाना है। ठीक है, जब बॉडी के हर सेल में जाना है उस ऑक्सीजन को, तो वो पूरा एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना। या फिर अगर हम प्लांट के रिस्पेक्ट में बात करें, तो प्लांट में आपने डाला पानी, और इतना ऊपर, इतना बड़ा प्लांट है हमारा, ठीक है, तो इतनी ऊपर तक पानी उसे पहुंचना है प्लांट के, तो वो कैसे पहुंचेगा भाई? ये कुछ ना कुछ तो सिस्टम है ना प्लांट के अंदर, ट्रांसपोर्ट जो कर रहा है खाने को और पानी को। ठीक है, ऐसे ही हमारे अंदर सिस्टम है, जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सिस्टम है। तो वो सब हम क्या कहां पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। अच्छा, हम एक्सक्रीशन करते हैं, यानी कि कुछ वेस्ट है हमारी बॉडी से जो निकलता है, प्लांट्स का कुछ वेस्ट है जो निकलता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए, ये लाइफ प्रोसेस की बात हो गई। अच्छा, अब हम दूसरी बात क्या करते हैं? हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, कि कंट्रोल हम कैसे करें, कोऑर्डिनेट। जैसे मैं, देखिए, मैं चल रहा हूं बिल्कुल, ठीक है, मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूं, मैं ना ऐसे गिर रहा ना ऐसे गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि मेरा दिमाग मुझे बैलेंस किए हुए है, मैं कैसे भी नहीं गिर रहा। ठीक है, ये सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। हम इसमें और क्या पढ़ेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट। आपने देखा होगा भैया, प्लांट्स हैं, आपकी कभी नजर गई होगी, क्या वो प्लांट है और वो उग रहा है। ठीक है, जहां से लाइट की सोर्स आ रही है वो अक्सर लाइट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, तो ये क्या है मूवमेंट, किस तरह का मूवमेंट, आखिर वो क्यों लाइट की तरफ जा रहा है ना? या फिर कोई प्लांट है, या चलिए कोई भी प्लांट है, आपने उसकी जड़ देखी होगी, जड़ जो है वो जमीन से बाहर क्यों नहीं आ रही ऊपर, वो अंदर क्यों जा रही है? यानी कि उसका जो मूवमेंट है, जो रूट का जो मूवमेंट है, वो अंदर की तरफ क्यों है भाई? तो ये सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स के। भैया, प्लांट के अंदर जो ट्रॉपिकल मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि लाइट की वजह से मूवमेंट हो रहा है, केमिकल की वजह से मूवमेंट हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू प्लांट हार्मोन्स, जो प्लांट के हार्मोन्स हैं। ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के केमिकल होते हैं, ठीक है, जो रिलीज होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, प्लांट में भी होते हैं। तो हम एनिमल हार्मोन के बारे में भी पढ़ेंगे और प्लांट हार्मोन के बारे में भी पढ़ेंगे। ये किसमें हेल्प करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, प्लस ये हेल्प करते हैं आपकी ग्रोथ में, है ना। कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर हार्मोन की, जैसे हम प्लांट के हार्मोन की बात करें, इथाइलिन हार्मोन हो गया, ऑक्सिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं? ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। कोई हार्मोन जो है वो प्लांट को लंबा कर रहा है, यानी कि लंबाई में उसकी हेल्प कर रहा है कि भाई तू लंबा हो जा, यानी कि सेल डिवीजन करा रहा है कोई।
ठीक है, साइटोकिनिन वगैरह। और कोई क्या कर रहा है, उसकी गर्थ बढ़ा रहा है। गर्थ का मतलब उसकी चौड़ाई, जो तना है उसका, प्लांट का जो स्टेम है उसको चौड़ा करवा रहा है, यानी कि वो हार्मोन निकलेगा तभी उसकी गर्थ आना शुरू होगी प्लांट की, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये हार्मोन्स का काम होता है। डिटेल में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपने लेक्चर के अंदर, जो हम मेन इसके बारे में जो हम बात करेंगे, जब आप ज्वाइन कर लेंगे हमारी क्लास, जब आपके सामने हमारा लेक्चर आएगा तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। हम बात करेंगे वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस के बारे में। ये क्या होते हैं? वॉलंटरी एक्शन क्या है बच्चों? जैसे कि ये है पेन, मैंने इधर दे दिया, अपने हाथ में पकड़ लिया, इसे अपने हाथ में पकड़ लिया, तो ये क्या है, मैं अपनी मर्जी से कर पा रहा हूं ना। तो ये जो भी मैं अपनी मर्जी से कर पा रहा हूं एक्शन, जैसा मैं चल रहा हूं, ठीक है, और मैंने अपनी टांग ये क्या कहते हैं ऊपर उठा ली थोड़ी सी, और मैंने अपना हाथ ऊपर उठा लिया, नीचे कर लिया, मैं मुड़ गया, ये सब क्या हो रहा है? ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जितने भी एक्शंस हो रहे हैं मेरी बॉडी में, जो मैं करवा रहा हूं अपनी बॉडी से, तो वो मेरा दिमाग करवा रहा है। लेकिन ये वॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? वॉलंटरी एक्शंस। अच्छा, अगर हम इनवॉलंटरी एक्शंस की बात करें, जो कि हम पढ़ेंगे और डिटेल में, तो इनवॉलंटरी एक्शन जो है वो एक्शन है जो हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है, हमारे अंदर हमेशा चल रहे हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें, वो चीज कंटिन्यू रहेगी। बेस्ट एग्जांपल आपकी हार्ट बीट। अरे भैया, अगर ये हार्ट बीट अगर रुक गई तो आप तो टै बोल जाएंगे। ठीक है, या फिर कोई भी, सही है, तो आपकी हार्ट बीट चल रही है, आप अगर खाना खाए हुए हैं तो आपका डायरेक्शन चल रहा है, क्या आपकी मर्जी से होता है ये? कह रहे यार मेरा दिल थक गया होगा, उसे मैं कह दूं रुक जाए थोड़ी देर, ऐसा तो नहीं। आप कंटिन्यू सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोसेस है, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो सारी चीजें क्या हो रही हैं, वो इनवॉलंटरी तो हो रहे हैं भैया। डायरेक्शन अगर हो रहा है तो इनवॉलंटरी हो रहा है, एक्सक्रीशन प्रोसेस चल रहा है तो इनवॉलंटरी चल रहा है। सही है। तो ये सारे के सारे इनवॉलंटरी एक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बच्चों सबसे शानदार चीज जो मुझे पसंद है, वो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है जैसे कि भैया गर्म पानी हो रहा है, सर्दी में मुझे नहाना है, मैंने गर्म पानी रख दिया, है ना, और गलती से मेरा हाथ जो है वो उससे छुल गया, उस बर्तन से जिसमें गर्म पानी मैंने किया है, तो उसमें जैसे ही छुला तो फौरन मैंने अपना हाथ हटा लिया वहां से। अब जैसे ही मैंने अपना हाथ हटाया वहां से, तो क्या हुआ? ये जो एक्शन किया मैंने एकदम से, यानी कि मिली सेकंड्स भी नहीं लगे इस एक्शन में। ऐसा नहीं है कि भैया मेरा हाथ उस पर रखा हुआ है और मेरी जो स्किन है वो जल रही है और इसमें से धुआं निकल रहा है, और अब मैं सोच रहा हूँ यार इसमें से धुआं निकल रहा है, ये जल रही है, अब मुझे हटाना चाहिए अपना हाथ, फिर मैं हटाऊं। ऐसा तो नहीं करते हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा छुला फौरन हमने हटा लिया। क्यों हटा लिया? क्योंकि बॉडी को नुकसान ना हो, डैमेज ना हो बॉडी को। ये हमारी बॉडी, हमारे इनबिल्ट, हमारे अंदर ये सॉफ्टवेयर रिफ्लेक्सेशन वाला ये हमारे अंदर इनबिल्ट है। ठीक है, ये जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, ये जो इनबिल्ट चीज है, ये जो एक्शन है इनबिल्ट, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इस एक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं हमारी बॉडी में, जो कौन सी नर्व्स हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम का कौन कौन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रेन के बारे में। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कि भैया, और हम पढ़ेंगे नर्व्स के बारे में। देखिए मैंने अपने आप को मारा हल्के से, तो मुझे दर्द हुआ, तो ये दर्द जब हुआ तो जो मैसेज यहां से पहुंचा मेरे दिमाग में या फिर मेरी स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा, कहां पे पहुंचा, कैसे पहुंचा, किसने ये बताया मुझे कि भाई दर्द हो रहा है मेरे, ये चीज बॉडी के लिए सही नहीं है और मैं अपना हाथ हटा लूं। ये जो प्रोसेस है ये कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। ठीक है। अच्छा, और हम क्या पढ़ेंगे भैया? केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब कि बेसिकली हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे भैया। हमारी बॉडी में भी तो हार्मोन है। मैं देखिए इतना लंबा हूं, मेरी हाइट अच्छी खासी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी जो हाइट है, तो एक हार्मोन मेरी बॉडी के अंदर निकला जिसकी वजह से मेरी हाइट बढ़ी। ठीक है, एक हार्मोन मेरी बॉडी के अंदर निकला जिसकी वजह से मेरी दाढ़ी और मूछें आई। ठीक है, एक हार्मोन मेरी बॉडी के अंदर निकल रहा है कंटिन्यूअसली, जो मेरे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करे हुए है। ठीक है, जो मेरी ब्लड के अंदर शुगर बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहा, ना बहुत ज्यादा कम होने दे रहा, जो मेरे ब्लड के अंदर जो क्या कहते हैं अलग जो एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल किए हुए है कि भाई कोई चीज ज्यादा ना हो, कोई चीज कम ना हो। अगर मान लीजिए मेरे आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया एकदम से और जान बचाने के लिए मुझे भागना है, तो मैं नॉर्मल जो स्पीड से भागता हूं अब मैं उससे ज्यादा तेज भागूंगा। क्यों भागूंगा? क्योंकि भैया मुझे अपनी जान बचानी है, वरना कुत्ता काट लेगा। 14 के 14 इंजेक्शन लगेंगे। खैर अब तो 14 नहीं लगते, अब तो कम हो गए हैं, 3 लगते हैं शायद। मेरे 3 ही लगे थे, मुझे काटा था एक बार कुत्ते ने। खैर वो बात अलग है। हम आपके सामने बात कर रहे हैं कि जो हार्मोन्स हैं एनिमल की, अगर हम बात करें, जैसे एड्रिनलिन हार्मोन है, वो क्या होता है, वो कहां से निकलता है? वो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, जो प्रेजेंट होती है आपकी किडनी के ऊपर वाले हिस्से में। किडनी है यहाँ पे होती है किडनी, तो उसके ऊपर वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वो निकलता है बॉडी के अंदर। जैसे ही वो निकला फौरन हमारी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज, हम बहुत तेज सांस लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को उस सिचुएशन से भागने के लिए, ताकि हम अपने आप को बचा पाएं। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब केमिकल कोऑर्डिनेशन है ना, यानी कि केमिकल निकला तो कोऑर्डिनेट होना शुरू हुआ, यानी कि वो चीज पर्टिकुलर एक्शन होना शुरू हुआ। एनिमल हार्मोन्स, हम एनिमल हार्मोन की बात कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल एनिमल हार्मोन की दी थी, एड्रिनलिन की। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। ये 10th क्लास का चैप्टर है। चलिए, और हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान एक जो ऑर्गेनिज्म है
वो अपनी जनरेशंस को आगे बढ़ाता है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक पेरेंट है, फिर उनके ऑफस्प्रिंग होंगे। तो वो ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो कौन सा कोई तो प्रोसेस है ऐसा जिसकी वजह से हो रहे हैं। कुछ तो ऐसा उन्होंने किया होगा, जैसे इसमें मेल इन्वॉल्व होता है, फीमेल इन्वॉल्व होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि बच्चों हम टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल क्या है, जिसमें कि गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमन स्पर्म और फीमेल ओवा यानी कि ओवम, उसका इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं है तो वो एसेक्सुअल है। लेकिन सेक्सुअली नहीं करते हम ह्यूमंस, ठीक है, ये मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी। हम करते हैं सेक्सुअली, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी कि मेल स्पर्म, मेल जो क्या कहते हैं गैमेट है यानी कि स्पर्म है, और फीमेल जो गैमेट है यानी कि ओवम है, उनका फ्यूजन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तब जाके वो पूरा जो एग जो जाइगोट बना वो कंटिन्यू डेवलप होकर क्या बनता है, एक न्यू बॉर्न बेबी, एक यंग वन बनता है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। नीड्स फॉर एंड मेथड इन फैमिली प्लानिंग। अच्छा, हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में कि भैया बच्चे दो ही अच्छे, ये सरकार का जो स्लोगन है। तो ये चीज हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे कौन कौन सी डिवाइसेज हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि ऐसा ना हो कि भैया कि अगर कोई इंटरकोर्स करता है तो भाई मतलब कि हमेशा जो है जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो गई और बहुत सारे बच्चे हो गए। तो इस आबादी जो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसको भी तो थोड़ा रोकना है ना, इसको भी तो कंट्रोल लाना है ना। ठीक है, तो जब कंट्रोल करना है तो उसके कुछ मेथड्स हैं, तो वो मेथड हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे सेफ सेक्स के बारे में वर्सेस एचआईवी एड्स के बारे में। ठीक है, अगर मान देखिए एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये एक वायरस है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, लिविंग कहिए, लिविंग कब है, जब ये होस्ट के अंदर है, बाहर है तो नॉन लिविंग है। और हम बात करेंगे किसके बारे में, जो इससे बीमारी होती है, उस बीमारी का क्या नाम है बच्चों, वो है एड्स। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म आती है, डायरेक्ट फुल फॉर्म आती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। चार ऑप्शन अलग अलग लिखा होगा, लेकिन एक फुल फॉर्म सही होगी आपकी, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कई बार ये एमयू में, बीएचयू में, जेएमआई में सवाल आया है। ठीक है, चलिए तो सेफ सेक्स जो होता है, यानी कि सेफ पॉपुलेशन होता है, या फिर यानी कि सेफ इंटरकोर्स होता है, ठीक है, वर्सेस एचआईवी एड्स, यानी कि हमें किस तरह से इस बीमारी से हम बच सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी को एड्स है, ठीक है, और वो सेक्सुअली इंटरेस्टेड है, इंटरकोर्स करना चाहता है, तो वो जो उसका पार्टनर है वो क्या करे ऐसा कि उसे एड्स ना हो, या फिर चांसेस बहुत कम हो जाए उसे एड्स होने की। सही है, तो बहुत सारे प्रोटेक्शन मेथड्स हैं, उसका इस्तेमाल होता है। चलिए, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखे, वो क्या करे क्या ना करे, ठीक है, क्या क्या मुश्किलें उसे पेश आती हैं, हम उस सारी चीजों के बारे में, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम उसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। और हम इस चैप्टर में बात करेंगे क्या, हम बात करेंगे सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में, सेकेंडरी सेक्सुअल के कैरेक्टर्स के बारे में, एंड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, यानी कि जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में इन्वॉल्व हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं खासतौर से सेक्स हार्मोन्स। अगर हम मेल की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल की बात करें तो एस्ट्रोजन है। ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल में हम सारी चीजें सॉरी सारी चीजें रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, जो अब अगली चीज है वो क्या है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो बच्चों, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन ये क्या चीज है भैया? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन कुछ नहीं है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपने देखा होगा कि आप जो हैं कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं। आपके बाल, आपकी नाक, आपकी आंखें, आपके कान कहीं ना कहीं पेरेंट्स से मिलते हैं। कुछ कैरेक्टर हमारे फिजिकल कैरेक्टर हमारे फादर से मिलते हैं, कुछ मिलते हैं मदर से। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर मिल रहे हैं ये आखिर कैसे मिल रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है जो हमें सिमिलर कर रहा है हमारे पेरेंट्स से, और बाकी लोगों से हमें बहुत अलग कर रहा है, या थोड़ा बहुत अलग कर रहा है। चलिए, यानी कि कोई जितना करीबी हमारा रिश्तेदार है, हम उससे ज्यादा सिमिलर हैं। जैसे जैसे रिश्तेदारी बहुत दूर की होती चली जाती है, वैसे वैसे सिमिलैरिटीज कम होती जाती हैं। क्यों? इसमें क्या चीज इन्वॉल्व है? इसमें इन्वॉल्व है डीएनए। जो मैं अभी बात कर रहा था स्पर्म की और ओवम की, तो स्पर्म क्या है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें, अच्छा ये जो मैं बात कर रहा हूं अभी शायद आपके समझ में ना आए, बट आप ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सारी चीजें क्या होती हैं, ये आप समझ जाएंगे जब हम हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे। ये बेसिक, ये उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को शायद समझ में आ रहा है जिन्होंने इस चैप्टर को एक आध बार पढ़ा है। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स है, यानी कि 23 मेल्स है, 23 फीमेल्स है, यानी कि आधे आधे क्रोमोसोम्स आए, यानी कि आधा जेनेटिक मटेरियल, आधा जेनेटिक मटेरियल आया और मिला पूरा। ठीक है, यानी कि कुछ कैरेक्टर मदर के आए, कुछ कैरेक्टर फादर के आए। सही है, तो इसीलिए हम जो मिलते हैं अपने पेरेंट्स से ज्यादा मिलते हैं, या तो माँ से मिलेंगे या बाप से मिलेंगे, या दोनों से थोड़ा थोड़ा मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें जो हम, ये जो प्रोसेस है सारा, ये कैसे हुआ क्या हुआ, इसके बारे में हम कहां पढ़ेंगे,
हम पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में, हेरिडिटी चैप्टर है हमारा, हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और हम पढ़ेंगे क्या, एवोल्यूशन के बारे में। भैया जो आज आप ह्यूमन बींग्स देख रहे हैं, ह्यूमन है, ठीक है, बैक्टीरिया भी मौजूद है इस दुनिया में, सही है, इस दुनिया में बर्ड भी मौजूद है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं, डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं, तो ये सब है मौजूद, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू साइंस ये कहा जाता है कि लाइफ का जो ओरिजिन है वो कहां पे हुआ, वो पानी के अंदर हुआ। अब लाइफ पानी के अंदर पहले ओरिजिनेट हुई, फिर उसने डिवाइड होना शुरू किया, यानी कि जैसे जैसे उसे सहूलियतें चीजें मिलती गई, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो चीजें हैं वो चेंज होती गई, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से ये दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट हो गए, ठीक है। तो ये जो एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, यानी कि वो कहा जाता है ना कि भाई हम इंसान पहले बनकर था, फिर उसके बाद में वो इंसान बन गया, हजारों साल का प्रोसेस है ये, लाखों साल का। तो ये क्या है, ये हम किस चीज में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे एवोल्यूशन में। तो हेरिडिटी के बारे, हेरिडिटी से हम डील करेंगे, कभी हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, ठीक है। और एवोल्यूशन जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स जो आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको, वो इस तरह का जो नजर आ रहा है आपको, जो फिजिक उनकी नजर आ रही है, जो उनकी सलाहियत है, अकल है, वो डेवलप कैसे हुई, वो कैसे आखिर चलती चली आ रही है, वो पहले क्या थे, हजारों साल पहले, लाखों साल पहले क्या था वो ऑर्गेनिज्म, और आज आपके सामने क्या हो गया। ये पूरा टाइम स्केल, पूरा एवोल्यूशन हम बहुत अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। हेरिडिटी के बारे में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, इस धरती पर, इस दुनिया पर, अर्थ पर जिंदगी की शुरुआत आखिर कैसे हुई, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा लग रहा होगा सुनने में। डोंट वरी, हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। हम क्या करेंगे बच्चों, एवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, बेसिक चीजें। देखो इससे सवाल आता है, बट ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट हम इसे पढ़ेंगे, कवर करेंगे बहुत अच्छी तरह, डोंट वरी। अच्छा, अब अगर मैं अगली उसकी बात करूं तो हम और क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे क्रैश कोर्स है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमें ऊपर वाले ने नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने के लिए दे रखी हैं, जिसका हम इस्तेमाल बहुत बुरी तरह कर रहे हैं। बुरी तरह मतलब क्या है, कि भैया इतने सारा पेट्रोल जला रहे हैं, हम इतना सारा डीजल फूक रहे हैं, उससे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये तो खत्म होना है एक दिन, और इसे बनने में बहुत सालों का वक्त लगता है। तो हम इसके कंजर्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि भैया हम कैसे बचाएं, कैसे कंजर्व करें, कैसे इस चीज को सही से यूज करें, ठीक है। तो फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि इसका असर, पॉल्यूशन अगर हो रहा है तो उसका असर जो है फॉरेस्ट पर पड़ रहा है, वाइल्ड लाइफ जो है वो किस तरह की मौजूद है, वाइल्ड लाइफ हमारे देश में किस तरह के जानवर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, किस किस तरह के जंगलात होते हैं, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। पीपल्स पार्टिसिपेशन, चिपको मूवमेंट, यानी कि कुछ मूवमेंट हुए, जैसे कि मान लीजिए डिफोरेस्टेशन की अगर हम बात करते हैं, तो डिफोरेस्टेशन करना चाहा सरकार ने, ठीक है। तो जब सरकार ने डिफोरेस्टेशन क्यों करना चाहा, भाई उन्हें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना था, यानी कि मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े बड़े सेटअप बनाने हैं अपने, तो वो क्या कर रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं। तो जंगल को काटने वाले जो कुछ मूवमेंट्स हैं, उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो आपकी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, वो है चिपको मूवमेंट, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट जो है भैया, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या था और ये क्यों हुआ। मूवमेंट का मतलब आंदोलन, चिपको का मतलब चिपकना। इसमें क्या हुआ था कि जो कुछ लोग थे गांव के, वो चिपक गए थे पेड़ों से, कि भैया अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो हमें भी साथ में काट दो। तो सरकार को हार माननी पड़ी, इसीलिए ये बहुत फेमस हो गया मूवमेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि पेड़ को बचाना था, जंगल को बचाना था, और जंगल की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट वाली यूनिट में, ठीक है। चलिए, लीगल पर्सपेक्टिव एंड कंजर्वेशन इन इंटरनेशनल सिनेरियो, यानी कि इंटरनेशनली जब सरकार को पता चला, जब लोग जागरूक हुए, उन्होंने मूवमेंट करना शुरू किया, तब सरकार की कान पे जूं रहेंगी अलग अलग देश की, कि भैया नहीं, जंगल को बचाना है, जंगल को अब नहीं काटना, ठीक है। पहले क्या था, पहले इंसान जंगली था, बिल्कुल बेसिक सी बात मैं आपको कहूं, पहले कुछ भी काट दो, मार दो, कुछ भी कर दो, शिकार करके खा रहा है, बहुत सारे जानवर मार दिए, ठीक है। लेकिन अब सलाहियत जैसे जैसे आई, जैसे जैसे सोचा कि भैया नहीं, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अगर जानवर नहीं होंगे तो जंगल जो है, अगर जंगल पे इफेक्ट पड़ेगा, जंगल नहीं होंगे तो जानवर तो बिल्कुल होंगे नहीं, क्योंकि वो इनका घर है। और अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई या इनमें से कुछ भी खत्म हुआ, तो इंसानियत, जो ह्यूमैनिटी है, जो लोग हैं यहाँ पर, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि पूरा पूरा इकोसिस्टम जो है वो बिगड़ जाएगा, पूरा सिस्टम जो बैलेंस में चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। इससे सवाल आते हैं आपके अच्छे खासे कि भैया कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पेट्रोल कैसे बनता है, क्या होता है ये, यानी कि हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हम फॉसिल की भी बात करेंगे, जो अवशेष आप देखते होंगे ना, डायनासोर की हड्डियां पाई गई, डायनासोर की छाप पाई गई, ये हुआ वो हुआ, तो वो सब डिटेल हम करेंगे एवोल्यूशन में, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, द रीजनल एनवायरमेंट, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो डैम्स हम बनाते हैं उसका क्या लिमिटेशन है, एडवांटेज क्या है, ठीक है। जो डैम होते हैं, बांध जो आप बनाते हैं, अल्टरनेटिव अगर उसका कुछ हो सकता है तो। वाटर हार्वेस्टिंग की हम बारे में बात करेंगे। सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारी, उनका हम अच्छे से इस्तेमाल कैसे करें, या उनका इस्तेमाल कितना करें,
ठीक है, यानी हमें किस तरह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी देखिए सबसे ज्यादा जोर किस चीज पर दिया जा रहा है कि भैया आप सनलाइट का इस्तेमाल करिए। आप देखते हैं ना सोलर रूफ, सोलर पैनल आ गए हैं हर जगह। तो ये सोलर से आप एनर्जी बनाने, सोलर क्या है, ये किस तरह की एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल, ये है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि आप इसे यूज करते रहिए, ये खत्म नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आप कोल का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये खत्म हो रहे हैं बहुत तेजी से। पूरी दुनिया में ये खत्म हो रहा है और इसे बनने में लाखों साल लगते हैं। ठीक है, तो जो चीजें खत्म हो रही हैं उनका इस्तेमाल हमें कम से कम करना है। जो चीजें खत्म नहीं होंगी, जैसे पानी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप करिए, टाइडल क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाइए। ठीक है, और आप क्या करिए, आप विंड मिल आप देखते होंगे, जो पवन चक्की जिसे हम कहते हैं उर्दू वो हिंदी में पवन चक्की। ठीक है, तो आप उसकी मदद से आप क्या करते हैं, बिजली बनाइए। तो ये क्या हवा क्या खत्म होगी, नहीं खत्म होगी। सूरज क्या उगना भूल जाएगा या फिर नहीं आएगा ना दुनिया में, वो आएगा, यानी कि उसकी रोशनी आएगी और उसकी रोशनी से हम क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी निकाल रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उससे हम सारे काम कर रहे हैं। अब हम कोयला ना फूकें, हम पेट्रोल ना जलाएं। और क्यों, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये खत्म हो रहे हैं बहुत तेजी से। अब ये कैसे फॉर्मेशन होता है इनका, हम किस किस तरह से हम बचा सकते हैं, और इसका इन्वायरमेंटल पे यानी कि इन्वायरमेंट पे नुकसान क्या है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। फिर हम पढ़ेंगे स्पेशली हम इन्वायरमेंट के बारे में, जिसमें से अच्छे खासे सवाल बहुत अच्छे आते हैं। और ये चीज बहुत जरूरी भी है आप सभी को जानना, क्योंकि आप सब अभी बच्चे हैं, जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे आप जो हैं वो खुद जिम्मेदार होंगे, आप भी भागीदार होंगे इस चीज में कि हमारा इन्वायरमेंट सही हो रहा है या गलत हो रहा है। यानी कि जो पॉल्यूशन अगर हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, इसमें आपकी भागीदारी रहेगी। तो आप किस तरफ रहना चाहते हैं, सही तरफ या गलत की तरफ, यानी कि आप पॉल्यूशन करना चाहते हैं, आप इसे खत्म करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारी जो आगे जनरेशन आएगी, हमें उसके लिए भी तो दुनिया को सही सलामत छोड़ना है ना, सांस लेने लायक छोड़ना है, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आप देखिए अवर इन्वायरमेंट, इसमें हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे कि मिट्टी, मिट्टी नहीं होगी तो आप भैया कैसे उगाएंगे, कैसे खेती करेंगे, क्रॉप कहां से आएगी, क्या आसमान पे मेरे सर पे उगाएंगे आप, नहीं। मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारे जानवर रहते हैं, यानी कि आप देखेंगे अर्थवर्म, केचुआ जिसे हम कहते हैं, तो वो फार्मर्स फ्रेंड कहलाता है ना। ये क्या होता है, क्यों कहलाता है, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इन्वायरमेंट चैप्टर में और क्रॉप वाले चैप्टर में, ठीक है। लेकिन इकोसिस्टम क्या है भैया, जितनी भी जानदार चीजें हैं, यानी कि बायोटिक चीजें, और एबायोटिक चीजें यानी कि जो नॉन जानदार, जैसे कि बारिश है, टेम्परेचर है, पीएच है, सॉइल है, वाटर है, ये सब नेचुरल है। ठीक है, नेचर ने हमें दिया है, लेकिन ये सब क्यों दिया है, ये जो लिविंग थिंग है, जैसे कि प्लांट है, उसे पानी की जरूरत है। अगर पानी नहीं होगा तो प्लांट भी कैसे आएगा, नहीं हो सकता, प्लांट मर जाएगा वो। ठीक है, या फिर हम पानी नहीं होगा तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, हम भी मर जाएंगे। हमें पीने को पानी चाहिए ही चाहिए, हमें खाना चाहिए, खाना हम कहां से लेते हैं, प्लांट से। प्लांट को क्या चाहिए, पानी। यानी कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो क्या है, वो एक पूरा का पूरा सिस्टम बना रही है, यानी कि उस सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। बहुत डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, और हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में, यानी कि मान लीजिए कि ये घास है, इस घास को खाया किसने, ग्रास हॉपर ने। ठीक है, ग्रास हॉपर ने खा लिया इस घास को, और इस ग्रास हॉपर को कौन खा गया, इसे खा गया बच्चों फ्रॉग। ठीक है, इसे खा गया फ्रॉग, और इस फ्रॉग को कौन खा गया, इस फ्रॉग को खा गया सांप। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक दूसरे से चीजें कनेक्टेड है। तो एक दूसरे चीजें कनेक्टेड है, एक दूसरे को खा रहे हैं, ओवर ईट, एक दूसरे पे ईट कर रहे हैं, एक दूसरे पे फीड कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या बनाता है, एक फूड चेन बनाता है। सही है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अब ऐसा तो नहीं है कि घास सिर्फ और सिर्फ ग्रास ऊपर खाता है भैया, घास जो है वो बकरी भी खा सकती है। ठीक है ना, ये देखिए मैंने बकरी किस तरह की बनाई है। तो घास जो है हमारी बकरी भी खा सकती है, बकरी को शेर खा गया। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये पूरी सिस्टम, ये एक चेन, एक ही चेन होती है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है। तो जब यही फूड चेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फूड वेब। ठीक है, फूड वेब, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अवर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि भैया हमारे इन्वायरमेंट में फिलहाल क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन के बारे में, देयर सॉल्यूशन। और हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के बारे में, कि भैया अगर पॉल्यूशन है तो इसे कम कैसे किया जाए, या फिर हम ऐसा क्या करें कि ये पॉल्यूशन हो ही ना, है ना, या फिर बहुत कम हो अगर हो रहा है तो। हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में। बायोडिग्रेडेबल क्या है, जैसे कि आपने केले का छिलका खाया, केला खा के वहीं गिराया, लाला जी गिरे धड़ाम, मुंह से निकला हाय राम, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, तो आपने जो केला है वो क्या, एक ऑर्गेनिक चीज है, यानी कि एक लिविंग थिंग से कहीं ना कहीं आई है, यानी कि प्लांट का वो है प्रोडक्ट। सही है तो जो प्लांट से हमारी प्लांट का जो फ्रूट है तो ऑर्गेनिक है अब जब ये ऑर्गेनिक है तो ये इन्वायरमेंट में क्या होगा, इसका क्या ये इन्वायरमेंट में हमेशा मौजूद रहेगा, नहीं। ये एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इन्वायरमेंट में डिग्रेड हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया फंगस उसे क्या करेंगे, उसे मिट्टी में मिला देंगे, डिग्रेड कर देंगे। अगर मैं जनरल बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो जब ये कर देंगे, इसे मिट्टी में मिला देंगे, तब क्या होगा भैया, तब सारा का सारा मामला जो पॉल्यूशन है, यानी कि जो क्या कहते हैं, जो बदबू है वो नहीं आएगी, सारी चीजें, यानी जो हमारा जो वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो हम क्या कर देंगे, पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाएगा, यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो मिट्टी के अंदर पहुंच जाएगा उसका। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है,
ये तो हो गया भैया बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, वो डिग्रेड कर देगी सब्सटेंस को पूरा का पूरा। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जैसे कि प्लास्टिक है, हम कहते हैं ना भैया प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर बहुत कम से कम करना चाहिए, ठीक है। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होता। ये क्या नहीं होता इसका, ये डिग्रेड नहीं होता। डिग्रेड का मतलब कि ये खत्म नहीं होता एनवायरमेंट में। ये अगर है एनवायरमेंट में आ गया तो ये पॉल्यूट करेगा आपका। आप नदी में नाले में फेंक देते हैं अगर कोई चीज, कोई प्लास्टिक, कोई बोतल, तो वो रहेगी वहां पे हजारों साल तक, सौ साल तक, ठीक है। वो वहां के जानवरों को परेशान करेगी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हम डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे ओजोन के बारे में, ओजोन डिप्लेशन के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में। आप जो हवा में आप सांस ले रहे हैं, जो सूरज आ रही है, सूरज की किरणें, तो ओजोन क्या है, ये एक गैस की लेयर है जो आपकी पूरी धरती को क्या करे हुए, कवर किए हुए है। जो अर्थ को, पूरी धरती को कवर किए हुए, यानी कि एटमॉस्फेयर में ये मौजूद है। ये क्या कर रही है, ये हमें स्किन कैंसर होने से बचा रही है। कैसे बचा रही है, सूरज से जो रेज आती हैं, सूरज की जो किरणें आती हैं भैया, तो उन किरणों में रेडिएशन भी होता है बहुत ज्यादा। तो वो जो रेडिएशन होता है उसको आने नहीं देती कौन, ओजोन। जो ओजोन लेयर है वो उस रेडिएशन को धरती तक आने नहीं देती, ठीक है। जो हार्मफुल रेडिएशन है, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, तो यानी कि हमें बचा रही है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी ऐसी गैसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। जैसे कि फ्रिज में आपकी गैस होती है यूज, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो वो क्या करती है, वो क्या करती है, वो इस ओजोन को डिप्लेट कर देती है, यानी कि इसमें छेद कर रही है, इसमें होल कर रही है, यानी कि इसे खराब कर रही है, डिप्लेशन कर रही है, इसको कम कर रही है, ठीक है। तो जब इसको कम करेगी तो क्या होगा अल्टीमेटली इससे, भैया जो डायरेक्ट किरणें हैं, वो किरणें आएंगी हमारी स्किन पे लगेंगी और हमारी स्किन में स्किन कैंसर हो जाएगा, है ना। हमें कैटरेक्ट होने के चांसेस हैं, बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस हैं, सही है। तो ओजोन डिप्लेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर के बारे में कि कहां होती है एनवायरमेंट में मौजूद, या एटमॉस्फेयर में किस जगह मौजूद होती है और इसका क्या रोल है, सही है। अच्छा, फिर हम पढ़ेंगे फूड के बारे में। फूड मतलब कि प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, यानी कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। आपने देखा होगा कि भैया आम जो है बहुत सारी तरह के आते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक आम का पेड़ है वो एक ही आम का पेड़ है, अब ऐसा नहीं है। अब आम बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, यानी कि मान लीजिए ऐसा करिए, अगर मैं ब्रीडिंग की अगर आपसे बात करूं तो ये ऐसी टेक्निक है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक खासतौर से, कि इसमें एक हमने प्लांट लिया, ठीक है, दूसरा प्लांट लिया। अब इन दोनों के जो कैरेक्टर हैं, ठीक है, हमने क्या किया, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके, यानी कि ब्रीडिंग हमने करा दी उनकी, ब्रीडिंग करा दी, तो उनको ऑफस्प्रिंग जो प्लांट बना, उसके अंदर दोनों के अच्छे वाले कैरेक्टर आ गए। कभी कभी खराब वाले भी आए थे तो हम उसे हटाए थे, अच्छे वाले कैरेक्टर आ गए। इससे क्या हुआ कि भैया आम है अगर, तो वो मीठा भी है और बड़ा भी है। मान लीजिए एक पेड़ है जिसमें मीठा आम आता है बहुत, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। एक पेड़ है जिसमें बहुत बड़ा आम आता है लेकिन बहुत अच्छा मीठा नहीं है। तो हमने क्या किया, उनकी ब्रीडिंग करा दी, तो जो उस पेड़ से जो आम आया वो मीठा भी होगा और बड़ा भी होगा, ठीक है। ये सारी चीजें प्लांट ब्रीडिंग या एनिमल ब्रीडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, इस चैप्टर में। और हम क्या करेंगे कि जो मैनेजमेंट है इसका वो किस तरह से होगा, यानी कि हम पढ़ेंगे मुर्गी पालन के बारे में, पिस्सी कल्चर के बारे में, यानी कि आप फिश कल्चर जो होता है, हॉर्टिकल्चर हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि आप जो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट हम करते हैं क्रॉप का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। वो सवाल एएमयू में तो बहुत कम आते हैं, बट बीएचयू जाम जीएमआई में आते हैं इसके सवाल बहुत अच्छे से। हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मैन्योर के बारे में। हम पढ़ेंगे बच्चों फर्टिलाइजर के बारे में, यानी कि जो आप खाद, जो किसान जो खाद यूज करता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो केमिकल का इस्तेमाल करता है, यानी कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता है, ये क्यों इस्तेमाल करता है, आखिर कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इसका इस्तेमाल करना सही है या गलत है, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, पेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हम करते हैं, हम इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, हम फंजीसाइड का, यानी कि अपने प्लांट को कीटनाशक, जिसे हम कहते हैं ना कीटनाशक दवाई, तो ये क्या है, ये यही तो है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड। तो ये दवाई है, क्या है, दवाई। ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है आपकी क्रॉप को खराब होने से, यानी कि उस पर कोई कीड़ा मकोड़ा ना लगे, है ना, वो उस पर कोई फंगस ना लगे, उस पर कोई इंसेक्ट ना लगे, ठीक है, तो उससे बचाती है। एंड हम क्या बात करेंगे, हम डिजीज के बारे में बात करेंगे। किसकी डिजीज, प्लांट डिजीजेस और कुछ एनिमल डिजीज के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, ठीक है, प्रोटोजोन डिजीज, हम उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे आपसे। और हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, थोड़ी बहुत आपको बताएंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है, सही है। चलिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम आपसे मिसलेनियसली डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन ये जो हमने बात करी है आज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं, जो बुक है बेस्ट बुक तैयारी के लिए वो है 9th और 10th की एनसीईआरटी की साइंस की बुक, ठीक है। आप 9th की एनसीईआरटी और 10th क्लास की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, और हम भी आपको उसी बुक में से, उस बुक का जो कंटेंट है उसको बहुत अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, आपको पढ़ाएंगे उस बुक में से। हम कोई चीज ऐसा नहीं है कि हम उस बुक में से कुछ छोड़ दें, ठीक है। हम उस बुक में जो भी कुछ है हम आपको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमने सब कुछ यहां नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हमने शुरू में बात करी थी कि हम बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, जिससे आपके जनरली जो क्वेश्चन पेपर आपका बनता है अक्सर बायोलॉजी का, ठीक है। तो हमने लाइफ साइंस का सिलेबस अपना डिस्कस
कर लिया है ऑलमोस्ट। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा जो बचा हुआ पोर्शन है सिलेबस का, जो क्या है बच्चों, वो है बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। हम क्या बात करेंगे, बायोडायवर्सिटी के बारे में। बायोडायवर्सिटी के बारे में, बायोडायवर्सिटी क्या होती है, बायो का मतलब लाइफ, डायवर्सिटी का मतलब टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स, यानी बहुत सारे तरह के प्लांट हैं, बहुत सारे तरह के एनिमल्स हैं, मौजूद हैं दुनिया में, सब लोग एक साथ रहते हैं, सब जी रहे हैं, सबसे एक दूसरे का फायदा है, यानी कि बैलेंसिंग है, पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। तो वो क्या है, डायवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में। जो बेसिक इश्यूज हैं साइंटिफिक नेमिंग, जैसा कि क्या है, ह्यूमन, ह्यूमन है अगर मैं कह रहा हूं भैया इस ह्यूमन को बुला दो, तो ये क्या है, इस साइंटिफिक नेम अगर हम कहें तो ह्यूमन का क्या है नाम भैया, क्या है, होमो सेपियन। ठीक है, तो ये होमो सेपियन, आपको ये जो चीज अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये क्या है भैया, ये क्या है, साइंटिफिक नेम। तो इस दुनिया में जो भी जानदार चीज है उस सब का क्या है, एक साइंटिफिक नेम है, यानी कि पूरी दुनिया में उस चीज को सिर्फ उसी नाम से जाना जाएगा। अब रीजनल नाम तो अलग अलग हो सकते हैं, कि जैसे कि क्या है कि भैया हमारे यहाँ इस चीज को तो हम ये कहते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे ये कहते हैं, अलग अलग डिवाइड है हमारे, क्योंकि देखिए इंडिया जो है खासतौर से हम बात करें तो बहुत ज्यादा रीजन हैं, इसमें बहुत अच्छा खासा डायवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है, यानी कि अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस बोलते हैं आप लोग, हर 300 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, यानी कि जो भाषा है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, बहुत बिल्कुल सेम कुछ नहीं रहता। सही है, जो एथनिसिटी है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, जो ट्रेडिशन है लोगों के, कल्चर है, उसमें चेंजेस हमें मिलते हैं यहाँ पर। यही तो है डायवर्सिटी। डायवर्सिटी का मतलब है कि बदला, जो डिफरेंस नजर आ रहा है, डिफरेंस का मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजें हैं, एक जैसा बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं है, अलग अलग है, यानी कि प्लांट है तो प्लांट बहुत सारे तरीके के हैं, एनिमल है, एनिमल बहुत सारे तरीके के हैं। सही है, बैक्टीरिया है या वायरस है, वो अलग अलग तरीके हैं, वो सब क्या है, डायवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, प्लस हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, क्या भैया कोई चीज कैसे क्लासिफाई हुई है, साइंटिफिकली जो हम स्टडी करते हैं हर चीज की, वो कैसे क्लासिफाई होकर आ रही है। ठीक है, हायरार्की क्या है, कैटेगरीज, ग्रुप्स, यानी कि जो चीजें हैं हमने हर किसी को ग्रुप में डाल दिया है। ठीक है, यानी कि आप यूं समझिए बेसिकली कि जिस जिस भी एनिमल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, उसको हमने एक अलग ग्रुप में डाल दिया, जिसमें नहीं है उसे हमने अलग ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, जो प्लांट जिनकी स्टेम जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, उन्हें हमने हाउस में डाल दिया, जिनकी थोड़ी स्ट्रांग है उन्हें हमने श्रब्स में डाल दिया, जिनकी बहुत गर्थ भी अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग है, उन्हें हमने ट्रीज में डाल दिया, यानी कि हमने ग्रुप बना दिए। ये तो मैं बिल्कुल जनरल ग्रुपिंग की बात कर रहा हूं, लेकिन हम डिटेल में जो आपके सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट, जैसे कि और उनके साइलेंट फीचर, मतलब कि जो ग्रुप है वो ग्रुप में उनका वो ग्रुप क्यों बनाया गया है, आखिर आखिर ऐसी उसकी क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसकी वजह से उसे एक ग्रुप में रखा गया पर्टिकुलर चीज को। ठीक है, हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये सब नाम आपको बहुत नए नए अगर लग रहे हो तो आप फिक्र ना करें, ये सब किसके नाम है, ये सब ग्रुप्स के नाम है। अब ये जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, कौन किस तरह के प्लांट जो है वो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, किस तरह के प्लांट एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, किस तरह के क्या कहते हैं टेरिडोफाइट कहलाते हैं, ब्रायोफाइट कहलाते हैं या थैलोफाइट कहलाते हैं, सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल, एनिमल के मेजर ग्रुप क्या है भैया, नॉन कॉर्डेट, फाइलम, कॉर्डेट अप टू क्लासेस, यानी कि देखिए जो पूरी हायरार्की है, किंगडम, फाइलम, क्लासेस, जीनस, स्पीशीज, सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस होंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं, और ये थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर लगता है बच्चों, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें याद करने की हैं, बहुत सारी चीजें रटने वाली हैं, बट डोंट वरी, हम आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से याद कराएंगे, बताएंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सेल के बारे में। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारी जो पूरी बॉडी है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किससे बना है, मेरे को वो सेल से बना है, बहुत सारे अलग तरह के सेल। फिर जो सेल है वो क्या है, वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के टाइप क्या है भाई, यूकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि पुराने तरीके का प्रिमिटिव सेल है और नए तरीके का यूकैरियोटिक सेल है। इसमें क्या डिफरेंस है अच्छे से हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल के हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर हैं, जैसे कि मैं खुद आपके सामने खड़ा हूं, मेरे अंदर क्या एक सेल है, नहीं, जैसे आप बहुत सारे सेल हैं, जैसे आप कोई ट्री देखते हैं, कोई प्लांट देखते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, हम बात करेंगे सेल की मेम्ब्रेन और सेल की वॉल के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि सेल जो है, अब वो सेल पर्टिकुलर किस किस चीज से मिलकर बना है। सही है, जो सेल है वो किस किस चीज से मिलकर बना है, हम उस बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। भैया आप प्लांट देखते हैं, प्लांट की पत्ती देखते हैं, वो आपको हरी नजर आती है, क्यों नजर आती है, क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल पिगमेंट कहां होता है, सेल में, वो सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है। बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा। हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, आपने पढ़ा होगा बिल्कुल, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है। हम बात करेंगे वैक्यूल के बारे में, जो कि टर्जिडिटी प्रोवाइड कराता है प्लांट को, या फिर प्लांट क्या कहते हैं सेल को, प्लांट सेल को खास तौर से,
क्योंकि वैक्यूल जो है वो एनिमल सेल में या तो पाया नहीं जाता या बहुत कम पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो 90% जगह घेरता है। डोंट वरी, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, बेसिक स्ट्रक्चर एंड नंबर कितने होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होता है, बहुत अच्छे से हम इस चैप्टर में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे कि जिस साइंटिस्ट ने सेल को खोजा सबसे पहले, लिविंग सेल किसने खोजा, नॉन लिविंग किसने खोजा, कैसे क्या हुआ, बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा फिर हम पढ़ेंगे कि भैया सेल अगर बहुत सारे सेल अगर मिल जाएं तो क्या बनता है, तो बनता है टिश्यू। तो हम पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में, सही है कि भैया टिश्यू जो है वो क्या बनता है। अच्छा, अब बहुत सारे अगर टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेगा, बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो बनेगा ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो बनेगा ऑर्गन सिस्टम। अब पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्या बनाता है, जैसे कि मैं हूं, मेरे अंदर लीवर है, मेरे अंदर हार्ट है, मेरे अंदर स्टमक है, यानी कि क्या है, ऑर्गन सिस्टम है पूरा। तो ये पूरा ऑर्गन सिस्टम मेरे अंदर फिट है। मैं कौन हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं। तो ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है मिलकर, एक इंडिविजुअल, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके सिस्टम के बारे में पूरे जो ऑर्गेनिज्म जो बनेगा हम उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज, कि जो टिश्यूज हैं मेरी बॉडी में, यानी कि प्लांट्स की बॉडी में अगर, या फिर ह्यूमन की बॉडी में, अलग अलग एनिमल्स की बॉडी में जो टिश्यूज हैं अलग अलग तरह के, वो किस तरह के हैं। जैसे कि अगर हम बात, जैसे मेरी हड्डी है ना, यानी कि बोन है, बोन जो है वो किस तरह के सेल से बनी हुई है, ठीक है। या फिर जो अलग अलग तरह की आपने देखा होगा, जो जैसे प्लांट है, ठीक है, प्लांट की जो छाल होती है, मैं बिल्कुल बेसिक बात हूं, जो बाहर का जो छाल है वो किस तरह का टिश्यू की है, किसका फॉर्मेशन है, क्या है वो, ठीक है। जो पत्ती है, प्लांट की जो पत्ती है वो, उसमें कौन से सेल का ग्रुप है, किस तरह का टिश्यू है, ठीक है। उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। यानी कि जो क्या होता है, एनिमल के जो टाइप्स होते हैं टिश्यूज के, है ना, और प्लांट्स के जो टाइप्स होते हैं टिश्यू के, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे अपनी आखिरी सिलेबस की, और वो क्या है, वो हम बात करेंगे हेल्थ और डिजीज के बारे में। ठीक है, हेल्थ और डिजीज में हम पढ़ेंगे कि भैया हेल्थ आपकी क्यों जरूरी है। हेल्थ में अगर कोई दिक्कत, यानी कि अगर आपको डिजीज अगर कोई हो रहा है तो उससे क्या क्या हो सकती है दिक्कत, प्लस डिजीज कौन कौन सी हो सकती है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि मलेरिया पे सवाल आते हैं अच्छे खासे, डेंगू पे सवाल आता है, बिल्कुल कुछ सवाल तो फिक्स है भैया जो आते ही आते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कौन सी डिजीज ऐसी है जो कम्युनिकेबल है, जो फैलती है। ठीक है, जैसे आपने किसी पे खांस दिया, आपको जुकाम है, आपने छींक दिया किसी को, तो उसे भी हो सकता है, चांसेस ज्यादा हैं। यानी कि जो वायरस है आपके अंदर, इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो वो अगले बंदे में चला गया, यानी कि कम्युनिकेट कर गया वो। अब चला गया अगर उसमें, तो क्या हुआ, उसे भी डिजीज हो गई। तो ये क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है। जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है वो क्या है, जैसे कि मान लीजिए मुझे फीवर है, ठीक है, फीवर है, तो क्या आप मुझसे मिले तो क्या आपको भी फीवर हो जाएगा, नहीं होगा। ये क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इसी तरह की बहुत सारी डिजीज है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनके कॉजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो डिजीज कैसे होती हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में, डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, जो डिजीज वायरस से होती हैं, जो बैक्टीरिया से होती हैं, और जो प्रोटोजोआ से होती हैं। अब ये वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये क्या है, ये बायोडायवर्सिटी में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ग्रुप्स ही तो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जो जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ये उनका ग्रुप्स है। ठीक है, तो ये अलग अलग ग्रुप से कौन कौन सी डिजीज होती हैं, जो इंपॉर्टेंट डिजीज है हम उनके बारे में बात करेंगे। एंड देयर प्रिवेंशन, कैसे बचें, और ट्रीटमेंट उसका किस तरह का हो। ठीक है, थोड़ी सी हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें ये पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा आपका, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी डिजीज के बारे में, या आपसे मुराद ये है कि आप और प्लांट्स जो भी लिविंग चीजें हैं उनके बारे में, ठीक है, उनकी हेल्थ और डिजीज के बारे में। फिर हम बात करेंगे स्पेशली अलग से ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल किस किस तरह से होता है, कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं, यानी कि डिफ्यूजन या एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज बिटवीन सेल्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं एक, तो भैया ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन मेरे लंग्स में गई, तो वो मेरे लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन गई तो उससे मेरी ब्लड के अंदर कैसे चली गई ऑक्सीजन, भैया कुछ तो सेल में कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हुआ है, कोई ना कोई तो प्रोसेस है जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो खाली जगह से, यानी कि मेरे जो लंग्स में गई है ऑक्सीजन, यानी कि एल्वियोलाई के अंदर गई है, तो एल्वियोलाई से क्या हुआ, ऐसा जो ब्लड कैपिलरीज है वहां पे उस कैपिलरी ने कैच कर लिया, तो कैसे कर लिया, कौन सा प्रोसेस हुआ, वो डिफ्यूजन हुआ। तो उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, इन्वायरमेंटल एंड बिटवीन द सेल्स देमसेल्फ इन द लिविंग सिस्टम, रोल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि रोल इन न्यूट्रिशन, वाटर, फूड ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, गैसियस एक्सचेंज। जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज कहां होता है, प्लांट में। प्लांट की अगर मैं बात करूं तो स्टोमेटा आपने अगर नाम सुना हो, लीफ में स्टोमेटा होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, कहां होता है, लीफ के अंदर होता है। लीफ के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, जो हमें माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा इज द साइट वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर्स। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस है उससे किस चीज से हुआ है, जो हम CO2 छोड़ रहे हैं। CO2 क्या है, देखिए सांस ली मैंने ऑक्सीजन, और बाहर क्या छोड़ी, CO2 छोड़ी। तो ये जो CO2 है ये एनवायरमेंट में गई, और यही CO2 तो प्लांट के काम आती है।
प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, ऑटोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन करता है। देखिए हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, हमारे सिलेबस में है कि न्यूट्रिशन किस किस तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, सही है। यानी कि अगर कोई खाना खुद से बना रहा है अपनी बॉडी में, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो प्लांट्स इसकी बेस्ट एग्जांपल है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म। तो ये कैसे बनाते हैं, एक सिस्टम है जिसे हम, जैसे एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है हमारा प्लांट की पत्तियों में हो रहा है, ठीक है। उसके लिए क्या जरूरी है, CO2 जरूरी है, उसके लिए वाटर जरूरी है, उसके लिए क्लोरोफिल जरूरी है जो प्लांट की पत्ती में ही मौजूद है, उसके लिए सनलाइट जरूरी है, तब जाके ग्लूकोज बनेगा। यानी कि प्लांट का जो खाना है ग्लूकोज तब जाके बनेगा, ठीक है। तो इस बनने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, CO2 चाहिए, यानी कि गैस चाहिए। और अच्छा, और जो प्लांट जो है वो निकाल रहा है, यानी कि एज अ वेस्ट वो क्या निकाल रहा है, वो ऑक्सीजन को निकाल रहा है। यानी कि गैसियस एक्सचेंज हो रहा है कहीं ना कहीं, यानी कि ऑक्सीजन निकल रही है प्लांट से और CO2 आ रही है। ये कहां हो रहा है, ये हो रहा है स्टोमेटा के अंदर। अब यही चीज हमारे अंदर हो रही है रिवर्स। कैसे हो रही है, जैसे हम सांस मैंने ली तो क्या मैंने लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, ली तो मैंने बहुत सारी गैसें जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन जो मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब हुई वो कौन सी हुई, डिफ्यूजन के थ्रू कौन सी गई, वो गई आपकी ऑक्सीजन। और जो मैंने बाहर निकाली, वो कौन सी निकाली, वो खासतौर से CO2 निकाली। मेरी बॉडी ने जो बाहर निकाली गैस वो कौन सी निकाली, CO2 निकाली। तो CO2 बाहर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है। मेरी बॉडी के प्लांट्स के अंदर CO2 अंदर जा रही है और ऑक्सीजन बाहर आ रही है। देखिए एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। तो गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, किस किस तरह से होता है, वो हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने डिस्कस करी अपने सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो हमारा जो प्राइस है वो क्या है, जो हम डिजी क्लासेस पे है, जो हम आपको पढ़ाने वाले, जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, हम थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। वो क्या है कि हम 11th क्लास का क्रैश कोर्स की तैयारी आपको कराएंगे, AMU की, JMI की, BHU की, सिर्फ 1111 यानी कि 1111 रुपए में, ओनली 1111 रुपए में हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके देंगे बहुत अच्छे से। जो भी हमने डिस्कस किया, जो भी मोस्ट, पूरा का पूरा सिलेबस का मतलब यह है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपका क्या कहते हैं मार्क्स स्कोर करने वाला जो एरिया है, जो जहां से सवाल आपके आते ही आते हैं, जो बहुत अच्छा जिससे आप स्कोर कर सकते हैं पढ़कर, क्योंकि क्रैश कोर्स है हमारा, तो बहुत अच्छा जिससे आप स्कोर कर सकते हैं पढ़कर, वो चीजें हम आपको यहां पर देने वाले हैं। मैं मोहम्मद अनस आपके सामने आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। कहां पर पढ़ाऊंगा, डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। आप हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना ना भूलें, उसको आप डाउनलोड करिए, गूगल, जो गूगल का प्ले स्टोर है भैया, उससे डाउनलोड करिए आप, ठीक है। और उसमें आप ज्वाइन करिए हमें। 11th क्लास की फीस आपकी क्या है, 1111 रुपए। लेकिन अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे ANASALIG, तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा, यानी कि 1111 रुपए में भी आपको 10% पैसे कम हो जाएंगे। तो आप जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि ये कोड जो है सिर्फ कुछ वक्त के लिए अवेलेबल है। तो इसका फायदा उठाइए, जिसको भी जरूरत है, जो भी आपको लग रहा है कि भैया ये बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाकर बहुत मोटे मोटे पैसे नहीं भर सकता तैयारी के लिए, तो उस तक हमारा पैगाम पहुंचाइए कि भैया हम आपके लिए, आपके घर पर जो तैयारी अगर आपको करनी है, तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, आपके कंप्यूटर की, आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डिजी क्लासेस। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको हम तैयारी कराएंगे 6th क्लास की, 9th क्लास की और 11th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम्स की, AMU की, BHU की, JMI की, NVS की, KVS की। हम बहुत अच्छी सी तैयारी कराएंगे आपको, ठीक है। हमारे पास जो टीचर्स हैं वो एक्सपर्ट फैकल्टी है। एक्सपर्ट फैकल्टी का मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा, उन्हें एक्सपीरियंस है इन सब्जेक्ट्स का पढ़ाने का। उन्हें एक्सपीरियंस है कि वो इन तरह, इस जो एग्जाम्स हैं 6th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास, इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली, या क्या आएंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन क्या सवाल अक्सर पूछा जा सकता है, किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है वो हमें बहुत अच्छे से पता है। हम आपको, हमारा मोटो है डिजी क्लासेस का, हम आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन देंगे, हम आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में देंगे। अफोर्डेबल प्राइसेस क्या है हमारा, हमने आपको बता दिया, 1111 रुपए में हम आपको 11th क्लास का बैच देने वाले हैं। अगर आप 6 क्लास की तैयारी करेंगे तो ओनली 666 666 रुपए, ठीक है। और अगर आप 9th क्लास की तैयारी करेंगे तो 999 रुपए, 999, ठीक है। और आप 11th की करेंगे तो 1111 यानी कि 1111 यानी कि 1111 रुपए, लिए तो हमारी जनरल फीस है। लेकिन अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे ना सलीक, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपने अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, हमारी क्योंकि वीडियो खत्म होने वाली है बिल्कुल, तो आप फौरन के फौरन सब्सक्राइब करिए। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके जो क्या कहते हैं साथी हैं, जो क्लासमेट्स हैं, जो भी हैं, जो करना चाहते हैं तैयारी, AMU में, BHU में, JMI में, NVS में, KVS के स्कूल में आना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन दर्ज कराना चाहते हैं, वो फौरन के फौरन ज्वाइन करें। और आप जो हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि उन तक ये पैगाम पहुंचे कि भैया इतनी सस्ती एजुकेशन भी कहीं ना कहीं अभी मौजूद है।
यानी कि उन्हें अब फाइनेंशियली घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और बात, जो हमारा प्लेटफॉर्म है डिजी प्लेटफॉर्म, यानी कि डिजी क्लासेस जो है हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि भैया अगर आप बहुत अच्छी रैंक लाते हैं तो आपकी जो एडमिशन की फीस है वो भी डिजी क्लासेस ही देगा। अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है, आप टॉप करते हैं एग्जाम्स में किसी भी, तो आपकी एडमिशन की भी दिक्कत ये नहीं है। चलिए देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन अगर वीक है तो हम क्या सोचते हैं भैया कि यार ठीक है, ये हमने क्लासेस कर ली, नाम आ गया हमारा, ठीक है, अब यार एडमिशन की फीस तो इतने रुपए है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। एडमिशन की फीस भी हम आपकी पे करेंगे अगर आप बहुत अच्छे से हमें साबित करके दिखाएंगे कि आप हमारे बहुत शानदार स्टूडेंट रहे हैं, आपकी रैंक बहुत अच्छी आती है, आप अगर अपना सिलेक्शन दर्ज कराते हैं, ठीक है। तो इसी बात के लिए, इसी बात के बाद मैं आपसे अलविदा कहता हूं। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और बस थैंक यू सो मच। आप हमसे जुड़िए और मिलते हैं इंशाल्लाह क्लास में बहुत जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।